Welcome to the Art Story with Aisha Rana. It is a collection of series in which we are going to introduce you with the very creative persons of the world behind the scenes. In our first episode of Art Story with Aisha Rana, we have a very special guest with us, Basma Afzarilahi. She is a very creative and unique artist, having good experience in working with different mediums. I am one of a big fan of her artwork because of the selection of the art she do. In my opinion, she do have some spark that is definitely going to give the art world a new life. Let's hear her story in her own words. अस्सलाम वालेकुम बासमा, कैसी हैं वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप? ओके। सो बेसिकली आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दें कि किस तरह से आपकी आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप इंस्पायर हुई आर्ट से, और क्या क्या प्रोसेसेस आपकी जर्नी में रहे जिससे आप आज एक माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी जो आपने बैक पे की है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम बासमा इलाही है और मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और आर्ट की जर्नी मेरी कुछ इस तरीके से है कि मैं इस्लामाबाद थी, तो क्या नाम है, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मसरूफियात में से टाइम निकाल कर बैठ कर इस्लामाबाद की कुछ ना कुछ चीज़ों को स्केच करती रहती थी। उस वक्त मेरे पास ना कोई सामान था, क्योंकि कराची से कुछ लेके गई नहीं थी। फिर एक सिंगल पेंसिल ही होती थी मेरे पास, तो पेंसिल स्केच करती रहती थी। और क्या बोलते हैं, इस तरीके से मुझे रियलाइज हुआ कि यार बासमा की ड्राइंग अच्छी है या मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। स्कूल में करती थी। स्कूल में टीचर मुझे स्पेशली बायोलॉजी वगैरह की डायग्राम्स के लिए ना इस पे इनवाइट करती थी और कहती थी जाओ क्या नाम है, लैब वगैरह में ड्रॉ करो ये सब कुछ ना। तो ब्लैक बोर्ड में बनाई, व्हाइट बोर्ड पे बनाती थी। और इस पेंटिंग की हिस्ट्री ये है कि ये मैंने रमजान में फर्स्ट रमजान को ये मैंने स्टार्ट की थी, और पूरी रमजान इस पर भी मैंने मेहनत की है। और क्या नाम है, ये जो है लास्ट ईद के बाद मैंने, मतलब ईद पे मैंने स्पेशली सोचा हुआ था कि ईद पे मैं इसको पोस्ट करूंगी। तो फिर मैंने ईद पे इसको पोस्ट किया था और पूरे रमजान में मेहनत की थी। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, And Basma, what was your first artwork? Like आपने किस मीडियम से स्टार्ट किया था? सैम्पल्स मैंने सबसे पहले जो है ना स्केच किया था फेदर, जो होता है ना वो नॉर्मल आजकल हर जगह उसकी जो है वो चल रही होती है, मतलब कि बच्चे भी बना रहे होते हैं। मैंने देखा है थीम वर्क में काफी आता है। एक फीड मेरे पास अभी, मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर्स जो है ना रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर सेंड करूंगी, आप उसको देखें। वो उसमें फेदर था, उसके अंदर से जो है ना बर्ड्स निकल के जा रहे थे। आपका वो काम मैंने देखा है, इट्स वेरी यूनिक एंड आपने उसे डिफरेंट मीडियम्स के साथ ट्राई किया है एंड ऑल ऑफ देम वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इससे मुझे याद आया कि आपने कब अपनी जो है वो मीडियम शिफ्टिंग स्टार्ट की थी? आती थी। बाबा जानी भी मतलब कि बाय प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, लेकिन बाबा ये पेंटिंग्स वगैरह नहीं बनाते, मतलब कि इस मीडियम पे काम नहीं करते ना। बाबा लिखाई वगैरह करते हैं और कार्टून्स बनाते हैं, थोड़ा सा एनिमेटेड की तरफ है बाबा जानी ना। स्कूल वगैरह में बनाते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, तो बाबा बुक लेकर आते थे जिसके अंदर ना कार्टूनिक स्ट्रक्चर्स बने होते थे या कार्टून्स बने हुए होते थे। तो वो भी मैं पेंसिल से ही ड्रॉ करती थी। लेकिन फिर मैंने एक स्पेसिफिक मीडियम स्टार्ट किया, क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक मीडियम स्टार्ट किया। मैं पेंसिल से पेंसिल कलर्स पे आई। पेंसिल कलर्स भी कौन से, वो जो नॉर्मल जो डक्स के होते हैं और पिकासो वगैरह के होते हैं ना, मतलब कि बच्चों वाले जो होते हैं, बहनों के पास थे, मेरे पास होते थे। उससे स्टार्ट लिया, उससे मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करती थी, उस पर कलरिंग करती रहती थी। पॉइंटलिज्म बहुत की मैंने। पॉइंटलिज्म, ब्लैक पॉइंटर जो नॉर्मल होता है ना, जैसे ब्लैक ब्लू पॉइंटर जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी, उससे मैंने पॉइंटलिज्म किया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सकूरा के वाटर कलर खरीदे थे उससे मैंने कुछ वाटर कलर्स की पेंटिंग्स बनाई। ऐसे आहिस्ते आहिस्ते मैंने मीडियम्स अपग्रेड करती गई और करती गई। बहुत एंड पे आके मैंने ऑयल पेंटिंग बनाई है। अच्छा, तो ये जो लर्निंग वगैरह आपने कुछ की थी या फिर ये यूट्यूब और आपकी पर्सनल लर्निंग रही है? लाइक मेरी पर्सनल लर्निंग है, क्योंकि मैंने मीडियम खुद, अब मतलब मुझे किसी ने मीडियम के लिए गाइड नहीं किया, या फिर इस तरीके से नहीं हुआ कि स्पेसिफिक कोई मैंने क्लासेस ली हो या कुछ। मैंने इस्लामाबाद से आने के बाद एडमिशन में टाइम था यूनिवर्सिटी में,
तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि इस तरीके से फाउंडेशन है वहां पे ज्वाइन करो, और ना क्या नाम है चार्जेस भी कम है, और क्या नाम है तुम्हारे पास सामान भी है, शौक भी है, अच्छा ड्रॉ कर देती हो। तो सिर्फ 9 डेज की क्लासेस थी, क्योंकि मेरे पास एक ही मंथ था बिल्कुल ना, उसके फौरन बाद मेरे जो है यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट होना था, सेमेस्टर स्टार्ट होना था, एडमिशन हो गया था, टेस्ट वगैरह हो चुका था इस हिसाब से। तो फिर जो है क्या नाम है एक ही 9 दिन की बात है ये, बस मैंने सामान बाबा ने मुझे दिला दिया था, आता नहीं था करना, फिर बस वो फिर प्रैक्टिस 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 इस तरीके से करके फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा, और प्रैक्टिस बहुत की। मैं नेट से जो है चीजें निकालती थी, और मतलब मैं मीडियम चेंज कर देती थी, अगर वो पेंसिल कलर का होता था तो मैं उसको वाटर कलर से बनाती थी, और वाटर कलर का था तो फिर मैं उसको पेंसिल कलर से बनाती थी, मतलब पता होता था कि ये इस मीडियम पे बना हुआ है नेट पे या फिर पिंटरेस्ट वगैरह पे, वेबसाइट्स पे, तो मैं उनका मीडियम चेंज कर देती थी, इस तरीके से करती थी। तो बेसिकली हमें ना इसकी भी लिस्ट चाहिए होगी कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स रेकमेंड करती हैं, लाइक न्यू जो भी आर्टिस्ट हैं, तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगी कि क्या थॉट प्रोसेस आपका रहा है? क्योंकि मैंने देखा है आपके काम में इनोवेशन रही है, इनोवेशन इन द सेंस कि जो भी चीज न्यू मार्केट में है तो वो आपने उसको जरूर कैच किया है और अपने आर्ट वर्क में उसे कन्वर्ट जरूर किया है। तो आई वुड रियली लाइक टू सी कि आपने कौन सी वाली चीज थी और उसको आपने किस तरीके से इनोवेट किया। अगर वो दोनों इमेजेस हमें मिल जाएं तो वेल एंड गुड, वी वुड कवर इट दिस इनटू द पॉडकास्ट एज वेल। हाँ, मैं कोई एक स्पेसिफिक साइट किसी भी बिगनर को, एमेच्योर को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, ना रेकमेंड करूंगी। ठीक, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं अभी रिसेंट जो है ना पिंटरेस्ट पे काम देख रही होती हूँ, वो भी अभी मतलब रिसेंट, ये 2020-21 की बात है, जब ज्यादा मैं सोशलाइज हो गई, फारिग थी, मेरे पास कुछ नहीं था करने का, तो फिर बहुत ज्यादा चीज, मुझे इतना नेट वगैरह का जो है अंदाजा नहीं था, या बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई पे और फिजिकल एक्टिविटीज पे बाबा ने बहुत ज्यादा मसरूफ रखा था, तो इतना सोशलाइज नहीं हुई हुई होती थी पहले में। तो फिर मुझे अब पता चली वेबसाइट्स ना यहाँ से चीजें मिलती हैं, तो मैं किस तरीके से काम करती थी, एक छोटा सा वाकया है वो ये है कि जब नया नया काम स्टार्ट किया था पेंसिल से, मैंने मैकेनिकल पेंसिल ली थी, कुछ लोग क्लच पेंसिल भी कहते हैं और कुछ मैकेनिकल भी कहते हैं। वो क्लच पेंसिल मैंने नई नई खरीदी थी, चेंज करना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था ना, बिल्कुल एक्सचेंज करना, और ये वो रमजान का वक्त था आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। तो रमजान का वक्त था, मेरे कुरान जो कुरान में पढ़ रही थी ना, उसके फ्रंट पेज पे एक खाने काबा और मदीना जो है वो चांद के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई थी, वो पिक्चर मैं आपको सेंड करूंगी। जरूर। तो वो अब वो पता नहीं जिस भी उसमें मीडियम में बना हुआ था, तो वो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से वो चीज मैंने बकायदा उस कुरान से देखकर अपने पेपर पे ड्रॉ की थी। तो इस तरीके से मैं करती थी, कोई किसी को कॉपी बहुत कम करना, और नेट पे कोई पिक्चर आ रही है या नेट पे कोई बैकग्राउंड पिक्चर आती है ना, कोई डिजिटल आर्ट आ रहा होता है, उसको मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेती थी, कलर पेंसिल से ड्रॉ करती थी, और क्या नाम है स्टिल लाइफ बनाती थी, सामने ग्लास रख लिया, उसको ड्रॉ करना। तो स्केचिंग पे पहले काम किया मैंने बहुत ना, शेड्स पे काम किया, कोशिश मेरी यही रही कि ड्राइंग थोड़ी हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाए या रियलिस्टिक की तरफ जाए, इस तरीके से फिर काम किया मैंने। तो आपने 3D आर्ट वर्क भी किया है? 3D जी आर्ट जी, वर्क? 3D एक दफा एक 3D आर्ट बुक मैंने किया था, मुझे पता भी नहीं था कि वो 3D है, और बस क्योंकि शौक था बनाती रहती थी, तो पूरी ट्री ड्रॉ की थी। बाद में जब वो ट्री बनी तो पता चला कि वो जो है ना एक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। वो काफी ज्यादा मेरे लिए बाद में बहुत हैरानकुन था, और मुझे काफी ज्यादा वो चीज काफी ज्यादा मुझे जो है अट्रैक्ट की थी। उसके बाद मैंने एक 3D आर्ट वर्क किया था, शेर की पिक्चर बनाई थी मैंने, चीता या लॉइन समथिंग, इसी तरीके से मैंने एक 3D आर्ट वर्क किया था। फिर 3D पे भी काम किया मैंने थोड़ा बहुत। तो पेंटिंग में आपने 3D साइड पे काम नहीं किया? पेंटिंग्स में ना मैं थोड़ा इम्प्रेशनिज्म पे बहुत काम किया। बाबा जानी के उस्ताद हैं, वो क्या नाम है, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और मेरे भी उस्ताद लगते हैं। उन्होंने कुछ वक्त उनसे मुलाकात हुई है, सीखने का मौका नहीं मिला, वो यहाँ से पंजाब शिफ्ट हो गए। तो उनका आर्ट वर्क उन्होंने यही बताया कि पहले जो है ना हाइपर रियलिस्टिक या 3D आर्ट वर्क इस तरीके से होता था जब कैमरा इजाद नहीं हुआ था।
तो लोग बहुत ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक को मानते थे। जब कैमरा आ गया तो फिर जाहिर सी बात है मेहनत भी बहुत थी और ये भी, तो फिर उन्होंने इम्प्रेशनिज्म का मुझे आइडिया दिया और उन्होंने बताया इम्प्रेशनिज्म का, तो फिर बस इम्प्रेशनिज्म पे काम किया, नाइफ वर्क किया, बहुत ज्यादा स्टॉक पे काम किया मैंने। ज्यादा जो है ना 3D या फिर इस तरीके से बहुत कम किया है। एक दो शायद मेरे पास अभी पेंटिंग्स ना हो, मैंने दे दी है तोहफे में लोगों को, लेकिन किया है पर बहुत कम, 3D पे नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, और कोई बंदा अगर अपने काम से बहुत ज्यादा जो है अटैच हो या फिर अपने काम को लेके काफी कॉन्शियस हो, पॉजिटिव हो कि कुछ ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, इस तरीके से करके ना, तो एक डर और खौफ की वजह से वो उसको एक प्रोफेशन की तरफ नहीं लेकर आना चाह रहा होता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा इस तरीके से ना, और सोशलाइज भी नहीं थी मैं, और ये वजूहात की वजह से मैंने बस यही किया कि जो बहुत तारीफ करता था या फिर जिसको कोई आर्ट वर्क पसंद आ जाता था तो मैं उसको तोहफे के तौर पे उसको दे देती। लेकिन मैंने इस तरीके से अर्न किया कि मैंने एक दो पोर्ट्रेट्स बनाए थे। जब नया नया मैंने पोर्ट्रेट सीखा था तो एक दो पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए थे। फिर उसके बाद पोर्ट्रेट पे मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, मैं पोर्ट्रेट पे काम नहीं करना चाह रही थी बिल्कुल भी। तो पोर्ट्रेट की तरफ बिल्कुल भी मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं उसको और ज्यादा परस्यू करूं या लोगों को क्या नाम है जाहिर करूं कि मैं इस तरीके से अर्न करना चाह रही हूँ। बाकी मेरा इंशाल्लाह इरादा है पेंटिंग्स को सेल करने का और पेंटिंग्स से अर्न करने का। बाकी पेंटिंग्स आज तक मैंने कभी भी नहीं बेची। तो अगर अभी हम आपकी पिक्चर्स लगाएं साथ में ही, तो आप अगर अपना ही पेंटिंग्स के साथ में जो आपकी कॉस्ट है वो भी आप ऐड कर दिएगा, कि जिस कॉस्ट पे आप साइज वगैरह के साथ, तो वो आप ही की एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है वो हम ऐड कर देंगे, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है वो। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखना चाह रही हूँ, जैसे माशाल्लाह आपके एफर्ट्स हैं इस काम को लेकर, मेरी सीनियर भी हैं आप माशाल्लाह। तो मैं बहुत खुशी होती है ऐसे आर्टिस्ट को जो है प्रमोट करना, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरा पोर्टफोलियो अटैच करें, मैं जरूर प्राइस के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, और जर्नी में आप ये तो बताएं कि आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई? आपकी और मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि आप माशाल्लाह खुद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थी, और हाँ आप खुद माशाल्लाह बहुत एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही एक टीन एज, और बिल्कुल कहते हैं ना कॉलेज क्रॉस किया था मैंने। उस वक्त मुझे ना यूनिवर्सिटीज का पता था, ना ना ये पता था कि मुझे करना क्या है आगे, और ना ये पता था कि मेरे साथ अब आगे क्या होने वाला है। मैं इस्लामाबाद से आई थी, और क्या बोलते हैं इस्लामाबाद से आई थी मैं, और बस यूं ही एक महीना मैं बिल्कुल फ्री नहीं बैठना चाह रही थी, और मेमन फाउंडेशन में एडमिशन लिया था खाला के साथ आके, और तभी आपसे मुलाकात हुई थी और पता चला था कि आप उस वक्त पास आउट होने वाली हैं। और मुझे बहुत एक हैरत थी कि यार माशाल्लाह ग्रेजुएशन हो गया, इतना पढ़ भी लिया, ये वो पेंटिंग्स इतनी अच्छी हैं, तो काफी आप मेरे लिए मेंटोर रही हैं, मेरी जो बात है। अच्छा, सेकेंडली ये कि जो टीचर आपकी रही हैं, लाइक आपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे या पिंटरेस्ट वगैरह को देखा है, तो उसमें आप किसको अपना किस मीडियम में मेंटोर मानती हैं? लाइक मेरे लिए मिस समीना थी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, क्योंकि बिगनर के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत बहुत ही क्रूशियल भी होता है। उस वक्त अगर कोई आपको मेंटोर अच्छा मिल जाए तो वो आपके 2-3 स्टेप्स जो है वो एक्स्ट्रा कवर करवा देता है। लाइक आपको वो जो इनिशियल फेजेस हैं उसमें स्ट्रगल करने की इतनी वो नहीं पड़ती। तो जो उनकी जो 2 मंथ्स की जो मेरे लिए थी, बस वो ही मेरी एक क्लासेस हैं जो कि मैंने फिजिकल कहीं जाकर आर्ट की दी हैं। तो उसमें आपने, और फिर दूसरा ये कि यूट्यूब अगर आपने फॉलो किया तो कौन से ऐसे हैं जिन्हें आप मानती हैं कि दे आर द वंस, कि जिनसे मेरा काम भी मैच करता है या जिनको मैं फॉलो करती हूँ? सच सच बताऊं तो मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं मेरे अंदर ये आर्टिस्टिक वाली थोड़ी बहुत क्वालिटीज हैं या मैं पेंटिंग बना सकती हूँ। मैंने अभी रिसेंट में आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने जो फेमस आर्टिस्ट गुजरे हैं, विंसेंट वैन गूच हैं, आप पैब्लो पिकासो हैं, यानी ये कुछ कुछ नेम्स हैं।
जिनको मैंने सर्च किया है, जिनको देखा है। और यकीन करें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, और ना ही मैं किसी का काम, मैं आपको बता तो रही हूँ, ना मैं किसी का काम देखती थी, ना मुझे पता था। लेकिन फिर जब एडमिशन हुआ, मैम समीना को मैंने देखा, मैम हुमा को देखा जब वो पोर्ट्रेट बनाती थी, तो बस उन्हीं को देख देख के कि हाँ, मुझे बस अच्छा लगता था कि यार ये बहुत अच्छे से ड्रॉ करती हैं। बाकी हमेशा से मेरे मेंटोर तो मेरे वालिद साहब भी रहे हैं। मतलब इंस्पिरेशन की बात आती है तो वालिद साहब भी हैं, वो चाहे पेंटिंग हो, बात करना हो, या फिर कोई भी काम हो, इंस्पिरेशन तो वालिद साहब ही रहे हमेशा से। मेरे दादा अब्बू के, हाँ, मेरे गोल्स तो, मैंने पेंटिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा मैंने इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। मैंने कुछ वेबसाइट वगैरह पे भी मैं पहले सीख रही हूँ, समझ रही हूँ कि इसको किस तरीके से ग्लोबली जो है काम किया जाए, इसके ऊपर इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। और दूसरा इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अपने आर्ट वर्क को दादा अब्बू के नाम से एक गैलरी खोल के एग्जीबिशंस करवाने का मेरा एक गोल है और एक इरादा है। और उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। बाकी फिर मालिक की मर्जी है, देखें कब होता है। वी रियली विश बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए, इंशाल्लाह ये जरूर पूरा होगा। सेकेंडली ये कि आपने अपनी जर्नी में किसी एग्जीबिशंस वगैरह में पार्ट लिया है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपकी जर्नी में? मैं जब मेमन फाउंडेशन में एडमिशन लिया था तो 1 ही महीना हुआ था, तो मैंने बताया 3-4 क्लासेस में ही माशाल्लाह टीचर्स काफी ज्यादा कोऑपरेटिव, मैं आर्टिस्टिक नेचर्स को मैं इसी बात में काफी ज्यादा कि टीचर्स काफी ज्यादा जो है पोलाइट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी समझा दिया हम लोगों को। तो एक ही मैंने पेंटिंग बना जो है पेंसिल से आर्ट वर्क किया था, इस समय मेरे सामने मौजूद है वो। तो मैंने बस वो एक ही पिक्चर जो है एग्जीबिशन पे रखी थी, मेमन फाउंडेशन में हुआ था वो एग्जीबिशन, 2018 की बात है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंशाल्लाह गलत नहीं बता रही हूँ, 2018 या 17 में एग्जीबिशन हुआ था। बस तभी मैंने अपना एक ही आर्ट वर्क एग्जिबिट किया था। सही, आई थिंक वो 2018 ही था, बिकॉज इट वाज द सेम टाइम जिसमें हम सब ने एग्जीबिशन में पार्ट लिया था, राइट? जी। अच्छा, और दूसरा ये कि जब आप पेंटिंग करती हैं तो डिफरेंट मीडियम्स में, कुछ आपने मीडियम्स के नाम भी लिए हैं, लाइक सकूरा आपने नाम लिया, सकूरा के वाटर कलर्स हो गए, या फिर पेंटिंग्स में, तो उनमें आप कौन कौन किस मीडियम में कौन सी प्रोडक्ट को प्रेफर करती हैं और क्यों करती हैं, लाइक? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाने का मौका मिला, कुछ घर के ही आसपास हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मतलब कि पर्सनली टेस्ट भी कह सकते हैं, या मुझे जानते हैं, तो इस वजह से यार पेंटिंग का शौक रखते हैं। तो मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से कोई एक एग्जैक्ट क्या कहते हैं मीडियम या फिर कोई ब्रांड प्रेफर कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद पॉइंटलिज्म भी एक सिंपल 20-25 वाले मार्कर से और जो है पॉइंटर से करती आई हूँ, और पेंसिल से सिंपल एचबी की मैथ से मम्मा दिलाती थी, उसी से पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है। तो तो मैं कभी भी कोई एग्जैक्ट वो प्रेफर नहीं करती हूँ कि इससे करें तो इस तरीके से होगा या कुछ भी। बाकी हाँ, फिर शौक तो था ब्रांड का सामान लेने का और ये वो, तो फिर खाला ने मुझे ओमेगा के पोस्टर कलर्स गिफ्ट किए थे, बड़ी वाली खाला ने, सबसे पहले उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया था ओमेगा के पोस्टर कलर्स, तो काफी अच्छे हैं, अभी भी मेरे पास मेरे सामने ही रखे हुए हैं इस वक्त। और फिर हाँ, सकूरा के वाटर कलर्स यूज करती हूँ। विंसर एंड न्यूटन के जो है वो क्या कहते हैं, टीचर ने मेरे सजेस्ट किया था ऑयल पेंट, फिर उन्होंने कहा वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगे, तो मैरीज के यूज करती हूँ मैं ऑयल पेंट्स। और क्या कहते हैं पेंसिल कलर्स, फेबर काजल्स के अभी मैंने 48 का सेट लिया है अपने लिए, वो इस्तेमाल करती हूँ। और नॉर्मल एचबी की पेंसिल 4B, एचबी 4B, और क्या नाम है 6B 9B के अलग अलग शेड्स के मंगवाए होते हैं मैंने। सही। अच्छा, और बासमा, आपने अपनी जो आपकी जर्नी रही है उसमें आर्ट से रिलेटेड आपने रिस्क जो है वो कोई रिस्क ऐसे हैं जो आपने लिए हों? रिस्क तो लिए हैं मैंने काफी रिस्क और लिए हैं। उनका मतलब लाइक आपने कोई ऐसा रिस्क लिया हो और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया हो, लाइक, तो वो ऐसा कोई हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
इस तरीके से था, एक सेमेस्टर क्या नाम है मेरा, मैंने जो है उसकी कुछ मतलब कुछ इसी तरीके से था, फैमिली में शादी थी और कुछ इस तरीके से था, फिर वो सेमेस्टर मेरा मुझे मूव करना पड़ा था, तो फिर उसमें भी मेरे पास 1-2 महीने बचे थे, तब मैंने पेंटिंग में एडमिशन लिया था, जबकि मुझे 1 साल पहले मतलब 2018 और 19 के दरमियान पेंटिंग्स नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई रोक के किसी और वजह से, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, फिर उसके बाद मैंने फिर पेंटिंग में ही एडमिशन लिया। पता नहीं किस किस्म की मतलब की कोई अट्रैक्शन थी, क्या था, मुझे समझ नहीं आती अब तक ये बात। और तो सेमेस्टर आपने ब्रेक ली थी? हाँ, सेमेस्टर ब्रेक हुआ था ओके, मेरा। दैट्स ग्रेट, सुपर। सो अच्छा, और एग्जीबिशंस में आपने तकरीबन सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, लेकिन ऑनलाइन में तो आई हैव सीन कि आपने काफी सारे में लिया है हाँ, ऑनलाइन एग्जीबिशन। ऑनलाइन काफी ज्यादा मैंने पार्ट लिया। एक दफा पूरा पाकिस्तान की तरफ से कंपटीशन था, और क्या नाम है, उस कंपटीशन में मैंने आई थिंक थर्ड और सेकंड, आई थिंक आई हैव सिक्योर्ड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं जो है ना हमेशा मेरी टीचर ना मुझे क्या नाम है ना, वो मेजरमेंट सिखाते रहे कि बॉक्स बनाना है, अगर कोई चीज आपने ड्रॉ करनी है, और बीच में यहाँ से आपने ना मेजर करना है कि ये 2 इंचेस है, ज्योमेट्री 2 इंचेस। शेप्स बनेंगी पहले। जी जी, वैसा मुझसे आज तक कभी भी नहीं हुआ। मैं रफ टफ रफ टफ स्टार्ट ले ना, लेती। और आई थिंक कि जो रफ टफ है उनके उनमें ज्यादा रियलिटी दिखती है। दिस इज व्हाट आई हाँ, बिलीव। रफ टफ मैं मेजर नहीं कर पाती उनके। ये वाली लाइन जो है, अगर 2 सेंटीमीटर की हो रही है, तो ये कहीं 2.5 की तो नहीं हो रही, इस तरीके से नहीं काम करती। किया कभी भी मेजर करके तो काम ही नहीं किया मैंने आज तक। काम होता भी नहीं है। जी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आपका जो बेस्ट पीस ऑफ वर्क है वो कौन सा है? लाइक आउट ऑफ ऑल द वर्क यू हैव डन सो फार, सो हाँ, व्हिच वन इज द बेस्ट वन? so far, हाँ, मेरा बेस्ट फील, इसमें काफी मेहनत की है मैंने, लेकिन ये काफी सबने इसको काफी अप्रिशिएट किया, और ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने क्या नाम है, कौन सा पीस ऑफ कॉन्ट, खाने का वो बनाया था मैंने, क्या नाम है, कोरोना में। एक पिक्चर मेरे पास वायरल हो गई थी। वो पिक्चर ना, उस आगे जो है एक ही सिंगल पर्सन वहां पे बैठ के मताम बिल्कुल जो है कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा था, उसकी बैक व्यू था उसका, वो मैंने पेंटिंग से बनाया था। तो ओके। वो मुझे बहुत, हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है बहुत। और सबसे जो अप्रिशिएटिव कमेंट्स मिले हो या फिर क्रिटिक्स जो आपको फेस करनी पड़ी हो अपने आर्ट वर्क से रिलेटेड? मुझे अच्छे से याद है, एक दफा मुझे नेगेटिव कमेंट बताने हैं या पॉजिटिव बताने हैं? दोनों दोनों बताने, दोनों। अच्छा अच्छा। पॉजिटिव कमेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, मतलब बहुत शुक्र है खुदा का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आसपास, हर एरा में मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले। फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, सीनियर्स भी माशाल्लाह आप जैसे ही हैं। तो बाकी ये है कि कमेंट्स तो हमेशा हर पिक्चर पे बहुत अच्छे से ही आते हैं और अप्रिशिएट किया जाता है। एक दफा नेगेटिव कमेंट मिला था, वो मैंने मदीना की पिक्चर बनाई थी, और ना वो मुझसे कहीं उसका शेडो बन गया था, तो उस पे मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे। और एक दफा मैंने यही जो है कमीशन वर्क किया था, एक पता नहीं कौन थे, उनके ना बेबी की पिक्चर मैंने ड्रॉ की थी, पोर्ट्रेट बनाया था मैंने ना। तो मेरे पास काफी आयतें वगैरह भी भेजी कि इस्लाम में मना है और ये सब कुछ, तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे जब मैंने नया नया मतलब पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था, पेंसिल ही उठाई थी पोर्ट्रेट के लिए जस्ट। सही, तो इसी वजह से आपने पोर्ट्रेट्स की जर्नी अपनी बैक ऑफ कर दी है? नहीं, ये वजह भी थी, ऊपर से मेरे वालिद साहब के जो उस्ताद हैं वो मतलब कहीं कुछ हद तक मतलब मेरे भी उस्ताद ही हैं, उनसे सीखने का मौका बहुत कम मिला, लेकिन उन्होंने वो भी बहुत अच्छे मतलब पोर्ट्रेट्स बनाते थे ये वो। उन्होंने मुझे जो है एक नसीहत के तौर पे ही कहा था कि बासमा, पैसे कमाने के लिए अगर मतलब कि पैसे कमाने के लिए अगर इस फील्ड में आना पड़ जाए और पोर्ट्रेट्स बनाना पड़ जाए, और क्योंकि वो यही कहते हैं कि पोर्ट्रेट्स बनाने में ज्यादा इनकम है, अर्निंग ज्यादा है,
हर कोई पसंद करता है कि उसकी तस्वीर बने और ये सब कुछ। तो मेरे कमरे में भी मेरी खुद 2-3 तस्वीरें रखी हैं जो मैंने खुद नहीं बनाई, मेरे दोस्तों ने मुझे तोहफे में दिए हैं, जो आर्टिस्ट दोस्त हैं मेरे, उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने मुझे मतलब नसीहत के तौर पे कहा था कि कोशिश करना पोर्ट्रेट नहीं बनाओ। मैंने पहली पिक्चर बाबा की बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने पोर्ट्रेट्स को बहुत अवॉइड किया और बनाई नहीं, किसी की भी नहीं बनाई। सही। अच्छा, और इन केस अगर कोई क्रिटिकल रिव्यू आपको मिलता है तो एज एन आर्टिस्ट आप उसको किस तरह से लेती हैं? लाइक आपका पर्सनल क्या प्रोसीजर होता है उस चीज को टैकल करने का? कुछ लोग होते हैं, किसी को वाइब्रेंट पेंटिंग्स नहीं पसंद आती हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, एक दोस्त से काफी क्लोज थी, मैंने बिल्कुल ना पिक्चर, वो मेरी ना पेंटिंग के कलर्स, आई थिंक पता नहीं क्या हो गया था, उसमें ऑयल ज्यादा ऐड हो गया था, मुझसे बहुत पहले की बात है, नई नई ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की थी मैंने। तो पता नहीं क्या वजह हुई थी, वो पेंटिंग मैंने रख के गई, आई तो वो बहती हुई पिक्चर है, वो मैं आपको सेंड करूंगी, मुझे याद दिला देना। वो सही। पिक्चर ना, वो फ्लावर ऐसे बिल्कुल बहता हुआ, लेकिन वो बहुत क्यूट लग रहा था, तो वो मैंने पिक्चर डाल दी थी। तो उसपे एक दो क्रिटिकल कमेंट्स आए थे, मुझे अच्छे से याद है। और एक दफा ऐसे ही हुआ था, मैं बना कुछ और रही थी और मैंने कुछ और स्टॉक मारना शुरू कर दी। जब स्टॉक मार के उसको मैंने जब मतलब फिनिश किया, तो मैंने देखा कि वो सेब बना रही थी, आई थिंक एप्पल बना रही थी, और एक कैटल बना रही थी, कुछ इसी तरीके की ड्राइंग थी वो। और वो ना टर्न्स इनटू, वो बिल्कुल शिप बन रही थी, मतलब उसकी जो इम्प्रेशनिज्म था ना, वो शिप में कन्वर्ट हो। तो उस पे भी आए थे कि इतने ज्यादा डार्क कलर्स और आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, हर कोई बहुत अप्रिशिएट करता है। अच्छा बासमा, आपको क्या लगता है कि हाउ कैन समवन अचीव कंसिस्टेंसी इन आर्ट? इससे पहले ही क्वेश्चन था ऑर्गेनाइज काम करने का ना। तो ऑर्गेनाइज काम करने से बहुत सारे लोग ये होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजिंग नेचर है तो फिर ये है कि मेरे पास परफेक्ट पेंसिल हो, परफेक्ट क्या कहते हैं कलर्स हो, पेपर उसको बिल्कुल एक परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से काम करने में फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि मसला ये है कि क्या जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है क्या नाम है, आपके पास उस वक्त पेंसिल एग्जैक्ट वही मौजूद हो, या आपके पास कैंसन शीट मौजूद हो। ठीक है, काम करने के लिए मैं समझती हूँ कोई परफेक्ट मीडियम या परफेक्ट पेज की जरूरत नहीं होती। और कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे आसान तरीका ही यही है, आप कोई स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक पेपर का इंतजार नहीं करें। और जब मौका मिले या कुछ इस तरीके से कुछ ड्राइंग्स हो जो देख के फौरन बनानी चाहिए, स्टिल लाइफ है, जो है, तो कोशिश करें कि क्या नाम है, उसी वक्त ड्रॉ करें, कोई स्पेसिफिक टाइम का इंतजार नहीं करें। और मैं समझती हूँ ये बेहतरीन तरीका है कंसिस्टेंट होने का, कंसिस्टेंसी को बताना। अगर आपका प्रोफेशन भी आर्टिस्टिक नेचर है, आर्ट है, बिल्कुल ना, अब आर्टिस्टिक नेचर है, आपका प्रोफेशन भी आर्ट है, आपकी फील्ड भी आर्ट है, और आपकी हॉबी भी आर्ट है, अगर सारी चीजें में आर्ट आर्ट ही है, क्राफ्टिंग ही है, तो मैं तो समझती हूँ कि 100% काम जो है, 100% क्या नाम है आपका जो माइंड जो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए फिर किसी और चीज में। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप अपना 100% एफर्ट जो है आर्ट को ही दे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब हम जैसे जितने भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनकी फील्ड कुछ और है, और हॉबीज के तौर पे या क्या नाम है पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं या शौक में बना रहे होते हैं, तो वो उनकी ना नेचर बड़ी बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उन्हें मालूम हो कि वो किस तरीके से जो है अपने असाइनमेंट्स भी देख रहे हैं, क्विजेस भी देख रहे हैं, पेपर्स भी देख रहे हैं, उसी दौरान जो है, अब आर्टिस्टिक नेचर होता है ना, तो पूरे पूरे नोट्स पे ड्राइंग्स बन रही होती हैं। मैं तो क्लास में भी बैठ के बना लेती हूँ अक्सर, पेजेस पे मेरी बहुत सारी तो ड्राइंग्स इसी तरीके से हैं कि मैंने कोई स्पेसिफिक जगह का इंतखाब करके और बैठी नहीं हूँ ड्राइंग बनाने। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है सारी चीजों को। और मैं समझती हूँ 60-40 कर लें, 40% यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें, लेकिन 60% आर्ट को टाइम दें और आर्ट पे मेहनत करें।
पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन जो है 100% आप करते हैं तब भी पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग है वो। तो हमें प्रेफर करते हैं 24 घंटा पढ़ते रहे, लेकिन वो ऐसे प्रेफर करते हैं, मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूँ तो वो समझते हैं कि बस पेंसिल कॉपी साथ होनी चाहिए, लाजमी है, और रिजल्ट उन्हें अच्छे देने हैं, उन्हें मतलब के रिजल्ट देने हैं, और प्रॉपर टाइमिंग में आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आना है और पढ़ना है, ठीक है। और अच्छा, इस काम का भी उन्हें फीडबैक चाहिए, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, इस काम का भी उन्हें फीडबैक चाहिए कि पेंटिंग बनाई है, पसंद आ रही है, बाबा को पसंद आ रही है, मम्मा को पसंद आ रही है, तो ये भी उनके लिए, मेरे लिए काफी मैटर करता है, उनके लिए काफी मैटर करता है कि क्या नाम है, अच्छी बनाई है या फिर क्या नाम है, बुरी बनाई है, या बुरी बहुत कम ही हो पाता है, लेकिन ये है कि ये भी मैटर करता है। बस ये कि पेंसिल आपके साथ होनी, पेंसिल कॉपी आपके साथ हो हर वक्त फॉर 24 आवर्स। थिंक ये सेम सिचुएशन है, हमारे घर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो आपके घर के अंदर जो बेस्ट क्रिटिक जिनसे जब भी कोई पेंटिंग्स वगैरह करने के बाद, तो आई थिंक आप अपने फादर के पास ही जाती होंगी, तो हाँ हाँ, टेक्निकली भी बाबा जान आपको के पास। गाइडेंस प्रोवाइड अब करते पहले पहले बाबूजानी फेसबुक पे थे, लेकिन इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो जब से 2020 के बाद से जाहिर सी बात है बाबा घर पे थे, तो वो काफी ज्यादा सोशलाइज हो गए हैं, वो भी ना फेसबुक यूज करते हैं। तो पहले जो है मुझे रिएक्शन जो है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, वो कमेंट है या कुछ भी बाबा जानी उसके बारे में राय देना चाहें, तो वो मैं हमेशा जाके दिखाती थी तो ही मिलता था। अब ये होता है कि बाबा जानी फेसबुक पे रिएक्ट कर देते हैं या फिर फेसबुक पे रिएक्ट कर देते हैं, और मैं अगर नहीं दिखाती हूँ तो खुद वो सामने से बता देते हैं, हाँ वो फला पिक्चर बनाई थी ना, अच्छी लग रही थी, खाने काबा की पिक्चर बहुत अच्छी बनाई, इस तरीके से वो याद करके बता देते हैं कि हाँ मैंने वो पिक्चर तुम्हारी देखी थी, अच्छी हाँ, बनाई और है ये। उसमें जब वो एक चीज होती है कि पहले तारीफ होती है वो अच्छी बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये मसला है। हाँ। अच्छा, बाबा जानी का ये वाला मीडियम नहीं है ना, बाबा इस मीडियम पे काम नहीं करते, तो बाबा को सिर्फ राइटिंग से इशू होता है, बाकी तो उन्हें कुछ भी बना, इतनी गलती भी मुझे फील हो रही होगी ना, बाबा बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जहां पे राइटिंग हो जाए ना, मतलब कैलीग्राफी आ जाए या फिर क्या नाम है, हैंड, कुछ भी रिटन फॉर्म का कुछ भी आ जाए जिसपे लिखना पड़ता है, तो फिर बहुत डर लगता है कि बाबा ना देख ले। मतलब जहाँ पे आपके पापा की एक्सपर्टीज है वहां पे जो है डेंजर जोन आ जाती है। बहुत डेंजर, वो तो बहुत ज्यादा। वो तो और बहुत ज्यादा। मम्मा बाबा तो इस तरीके से बाबा वगैरह तो नहीं वो कराते, बाबा तो मतलब मैं कुछ ना कुछ इस तरीके, मैं थोड़ा सा थ्रो बैक करके भी लगाती रहती हूँ, लोगों को भूलने नहीं देती कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट भूलती जा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, थ्रो बैक करके लगाती हूँ। लेकिन ये है कि एक लंबा गैप जो आ जाता है बीच में, मुझे अच्छे से याद है 2020 21, ये एक तो 2020 के किस्से बहुत है। तो 2020 में बहुत पेंटिंग्स बनाई थी, और जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सोचा मैं जाके सामान खरीदूंगी, वो वापस से लॉकडाउन लग गया। तो वो एक 3 से 4 महीने का गैप, अच्छा खासा बहुत गैप था उसमें, मेरे पास कुछ भी नहीं था सामान में। फिर बस वही पॉइंटर से कट बनाती थी, पेंसिल से बना लेती थी, वो भी वंस इन अ ब्लू मून, इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा, चीजें ही नहीं थी मेरे पास, तो फिर सब अगर कुछ भी फरमाइश आती थी, क्योंकि फारिग भी थी, और बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करते थे कि पोर्ट्रेट बना दो ये वो, तो मैं फिर तब ये वाला ही आई वाज मेकिंग प्रिटेंड के क्या नाम है, मेरे पास सामान नहीं है, सामान नहीं है, ऐसे करके। तो बेसिकली आपकी ऑडियंस जो है वो आपके लिए एज अ रिमाइंडर वर्क करती रही है। हाँ हाँ, ऑडियंस रिमाइंड। Thank you so much, Basma, for being the part of the show. We look forward to have other collaborations with you and the Baksh Art Gallery. We wish you all the best for your journey ahead.